तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं क्लाउड। ठीक है, क्लाउड पेंसिल से बताएंगे, फिर कलर से बताएंगे। तो स्टार्ट करें। हाँ। चलिए, तो बेसिक तो फॉर्मूला पता है। क्लाउड के लिए ट्रायंगल लेते हैं और उसके पीछे उसके अंदर बहुत सारे बबल्स बनाते हैं और फिर उसको हम क्लाउड में कन्वर्ट करते हैं। ये तो पता है आप लोग को। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट हम आउटलाइनिंग लेते हैं। ठीक है? अब क्लाउड डिफरेंट डिफरेंट तरीके इस तरीके के भी हो सकते हैं। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है सर। ठीक। राजेश कट गया, अभी और काटना है ना? आवाज तुम्हारा आ रहा है बहुत ज्यादा। वो पहले वो बंद कर दो, गेट वो बंद कर दो, और ना हो तो पीछे वाले रूम में चले जाओ काटने। अब वीडियो आ रही है ना? हाँ आ रहा है सर। ठीक। तो जैसे ये हम बना लिए हैं, तो जैसे इस टाइप के भी क्लाउड हो सकते हैं, ऐसे भी क्लाउड हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी क्लाउड हो सकते हैं। मतलब क्लाउड के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, लेकिन एक ही क्लाउड से हम ये समझ जाएंगे कि कैसे इसमें शेडिंग करेंगे, कैसे लाइट का इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्लाउड में शेड करने के लिए हम ध्यान देते हैं कि लाइट का डायरेक्शन होगा क्या। तो लाइट का डायरेक्शन आपका अगर इधर से मानते हैं तो हाईलाइट इस डायरेक्शन में होगा, और ठीक हाईलाइट के बाद से इसका शेड होगा, कास्ट शैडो नहीं, शेड होगा सिर्फ। कास्ट शैडो जो भी स्काई में ऑब्जेक्ट होता है उसका कास्ट शैडो नहीं दिखता है उसका, क्योंकि उसका कास्ट शैडो जमीन पे बना, उसका कास्ट शैडो आ ही नहीं पाता है। तो फिर यहाँ हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड थोड़ा सा शेड कर लेंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर जो बादल होते हैं वो अगर काले होंगे तो ग्राउंड को काफी हल्का शेड करना होगा, करना होगा। अगर जो क्लाउड नॉर्मल क्लाउड है तो बैकग्राउंड को हल्का शेड, ये ज्यादा डार्क शेड करना होगा, यानी कि सेकेंड टोन के आसपास जैसे हम कर रहे हैं, और क्लाउड में हाईलाइट वगैरह दिखाने होंगे। तो जैसे हम इतना ये कर लिए, अब हमको इसमें दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमको शेड करना था वहां पे ऐसे हम शेड कर रहे हैं। जहां पे हमको हाईलाइट दिखाने हैं वहां पे हम छोड़ते जा रहे हैं।
पेंसिल को काफी हल्का से टच करते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद से इसमें स्मज कर देंगे। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। ये हो गया। अब कॉटन के हेल्प से, ये टिश्यू पेपर है, उसके हम हेल्प से इसको स्मज करते हैं। ये टिश्यू पेपर हो गया। इस टिश्यू पेपर को ऐसे करेंगे और ऐसे सर्कुलर स्मज कर लेंगे। बैकग्राउंड भी चाहेंगे तो हम स्मज कर सकते हैं। अब उसके बाद से इरेजर के माध्यम से हाईलाइट को हम दिखा देंगे। तो ये एक मेरे पास इरेजर है। इतना समझ में आया ना? यस सर। यहाँ पे देखिए, हाँ। हम इरेजर के माध्यम से सिर्फ इसका एक साइड का आउटर पार्ट हम बनाए हैं। अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसके बीच में भी कहीं कहीं हमको हाईलाइट दिखाने हैं, क्योंकि क्लाउड, एक तो ये शेप दिख रहा है लेकिन इसके बीच में भी छोटे बड़े क्लाउड होंगे, तो उन सभी को दिखाना होगा। हम थोड़ा पेंसिल से दिखा दे रहे हैं, एकदम हल्का। अब सब में थोड़ा सा हाईलाइट हम दिखा देंगे। चलिए, ये थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा था। चलिए, ये जैसे हाईलाइट हम दिखा दिए। अब हाईलाइट के जस्ट बाद हम हल्का शेड करेंगे। ये शेड क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सर्कुलर शेड कर दे रहे हैं।
यहाँ भी हाईलाइट के जस्ट बाद सर्कुलर शेड करेंगे। सर्कुलर शेड हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तो हम बहुत दूर दूर दिखा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा और एकदम पास पास करके शेड करना है। करने के बाद से अब लेंगे टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को एकदम छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद से हम इसको मिला लेंगे। हम चाहेंगे तो पेंसिल भी ले लेंगे और पेंसिल को ऐसे बीच में से रख लेंगे और तब इससे हम लोग मिला सकते हैं। अब फिर से थोड़ा सा हम हाईलाइट दे देंगे। राजेश स्क्रैपर है, अच्छा मिल गया। हमने इरेजर को थोड़ा सा कट कर लिया है। अब इस इरेजर से एकदम ध्यान से देखते हुए हमको जहां हाईलाइट करना है वहीं पे करेंगे। ये दिख रहा है क्लाउड। अब एक और तरीका है, ये तो थोड़ा सा आसान तरीके से बताया गया। अब इस चीज को समझने के लिए, इसको मैंने और अच्छा से बनाने के लिए दूसरा तरीका है। पहले हम ग्रेफाइट के हेल्प से या फिर ग्रेफाइट डस्ट के हेल्प से एक लेयर बना लेंगे एक टोन का, जिसमें सिंपल एक टोन हो। फिर इसमें स्मज कर लेंगे ऐसे सर्कुलर। अब लेंगे इरेजर। अब इरेजर के माध्यम से, यानी कि इरेजर को ऐसे फ्लैट रखेंगे पेज पे और इरेजर के माध्यम से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। अच्छा, अभी ये जो सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं, हम इरेजर को थोड़ा सा ऐसे उठा ले रहे हैं, यानी कि इसके इस हिस्से में प्रेशर पड़ना चाहिए और ये हिस्सा हवा में रहना चाहिए। अगर हल्का प्रेस करके दबाएंगे तो क्या होगा कि इसमें का डस्ट जो होगा और इरेजर आपस में मिलके हल्का स्मज हो जाएंगे और कहीं कहीं हाईलाइट हो जाएंगे। ये यहाँ पे हम हल्का प्रेस कर रहे हैं। हम जो इरेजर का मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे सर्कुलर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करके हम थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो भी और भी प्रॉब्लम होगा तो पूछेगा लोग। और कोशिश करना है बड़े बड़ा ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। अगर आप लोग को ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे रेफरेंस मांग लीजिए।
आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट का फोटो क्लिक करके भी उसको बना सकते हैं, क्लाउड का फोटो क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो वो जब बनाएंगे तो उसमें आपका अपना क्रिएशन होगा, उसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर से हम थोड़ा सा यहाँ शेड कर रहे हैं और इसमें शेड बहुत थोड़ा सा कम दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा टोन हो गया था। यहाँ फिर वही अप्लाई कर रहे हैं ऐसे। हम ऐसे भी लाइनिंग दिखा सकते हैं, देखिए। तो ये दिख रहा है आप लोगों को क्लाउड? हाँ दिख रहा है। एक मैंने बना के भी भेजा है लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। अच्छा, धीरे धीरे बनेगा। देखिए, एक बार में नहीं बनेगा। जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा ना, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होते चला जाएगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट कब होगा? जब आपके अंदर ये लगेगा कि जो हम बना रहे हैं ना, इससे हमको अच्छा बनाना चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। क्या होता है ना कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग दो तरीके से देखना होता है। एक तो आप गलत ही बना के खुश हो गए कि ड्राइंग हम बहुत अच्छा बना दिए। दूसरा, जो आपके ड्राइंग में हमेशा कमी आपको महसूस होता है, तो जो कमी ज्यादा महसूस होता है वो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने ड्राइंग में गलतियां ढूंढने के कैपेबल हो गए। एबिलिटी आपके अंदर है कि आप अपनी गलतियां ढूंढ सकते हैं। लेकिन दूसरा जो ड्राइंग था जिसमें आप अपनी गलतियां ढूंढ नहीं सकते हैं, तो वहां पे गड़बड़ है। तो जैसे जैसे गलतियां ढूंढते जाइएगा, जाहिर सी बात है कि अगले ड्राइंग में उस गलतियों को नहीं दोहराइएगा और धीरे धीरे ड्राइंग आपका अच्छा होते चला जाएगा। सभी आर्टिस्ट ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन ये मेंटेलिटी डेवलप होता है उसके बाद। बहुत लोग बोलते हैं कि हम ड्राइंग सर बना रहे लेकिन बन नहीं रहा है, अच्छा से हो नहीं पा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने ड्राइंग को जज कर ले रहे हैं, लेकिन उससे आप निराश होकर छोड़ दीजिएगा, तब आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसको हम कलर से अब बना रहे हैं, ठीक है। मेरे पास वाटर कलर है। ये हम ब्लू मतलब कलर लिए। पोस्टर कलर जो हम आप लोगों को बताए हैं, उस कलर से आप वाटर कलर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। राजेश, ये थोड़ा पानी चेंज करो ना। और पोस्टर कलर टेक्निक से बना सकते हैं। वाटर कलर टेक्निक के लिए क्या करते हैं? हाँ बोलिए सर। ये पोस्टर कलर को कैनवस पे बनाया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। अगर पोस्टर कलर को कैनवस पे बनाएंगे तो वो मतलब वो स्टिकी नहीं होता है, या फिर उसमें कोई ऐसा गम नहीं होता है जिससे वो फिक्स हो जाए। वो फिक्स नहीं रहेगा। बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन वो उस पर स्टे नहीं करेगा। तो सर ये पोस्टर कलर कैसे पेपर पे बनाए? जैसे अगर मैं बड़े में बनाना हो तो किस टाइप के पेपर पे बनाए? ये पेपर बहुत मोटे होने चाहिए। मतलब उसको हम जैसे जो पेपर हमारी को कॉपी में जो जीएसएम में पेपर है। नहीं, उससे भी मोटा होगा तो चलेगा। कॉपी में जो पेपर है वो तो ठीक है, चलेगा। ये मेरे पास जेरॉक्स पेपर है, ठीक है। यहाँ पे हमने पानी लगाया तो देखो क्या हालत हो गया उसका। जी दिख रहा है? तो अगर इस पे हम लगर चलाएंगे, और वो भी राजेश थोड़ा वो छोटा वाला दे दो बस, वो पेपर इसका। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये जेरॉक्स पेपर पे मैंने पानी लिया तो ये पूरा पेपर ही गीला हो गया। दिख रहा है?
जी। यानी कि इस पे हम कलरिंग करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। 1 से 2 के बाद अब करेंगे तो पेपर फटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ब्रश को अगर ऐसे हम रगड़ेंगे तो ये और इसमें फटना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम हटाते हैं। हम भी कोशिश किए थे इस पे हो जाए। मेरे पास एक चार्ट पेपर का टुकड़ा है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, इस पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक वाश प्रोसेस से बनाते हैं। वाश प्रोसेस में क्या होता है कि हम ब्रश में पानी लेते हैं और उसको पेपर में फैला देते हैं, ठीक है। सर जब कैनवास पे एक्रेलिक कलर यूज करते हैं तब इसमें वाटर मिलाना जरूरी होता है क्या? हाँ हाँ, एक्रेलिक से आप कर सकती हैं, तो उसमें एक्रेलिक का मीडियम वाटर ही होता है। अगर ऑयल कलर का मीडियम अगर देखा जाए तो उसका मीडियम होता है लिंसीड ऑयल, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब एक्रेलिक कलर यूज करते हैं ना तो कभी कभार हमारा मतलब ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते हैं या फिर पैच जैसा दिखता है जब डार्क कलर कोई होता है, तो मतलब कहाँ पे गलती हो रही है? मतलब उसका वाटर कंसिस्टेंसी कम पड़ रहा है या फिर पैच जैसा दिखता है? हमने आपको एक फोटो भी दिखाया था, जब वो ड्राई करता है तो पैच दिखता है। तो ऐसा इसलिए दिखता है कि आप जब कलरिंग करती हैं तो कलरिंग एक ही लेयर आप करती हैं, लेयर जो होता है उसका एक ही होता है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं हमको क्लाउड करना है, तो हमने यहाँ एक क्लाउड का आउटर शेप ड्रॉ हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बड़ा ब्रश लिया, अब मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब देखिए हम एक्रेलिक कलर के बारे में बता रहे हैं। जब आप एक्रेलिक कलर कर रही हैं तो आपको ये लगता है कि मैंने कलर उठाया और कैनवास पे कलर रखा और मेरा पेंटिंग फाइनल हो गया, सबको ये लगता है। लेकिन जब वो पेंटिंग करने जाते हैं तो ब्रश के पैचेस दिखने लगते हैं, कहीं कैनवास दिखने लगता है, कहीं ओवर कलर हो जाता है। ऐसा होता है ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा इसलिए होता है। मेरी आवाज आ रही है ना अभी भी? हाँ सर, आ रही है। वीडियो फिर आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा इसलिए होता है कि कलर जब हम लगाते हैं तो कलर मोटा होता है या बहुत ज्यादा पतला होता है। हमको ये नहीं पता चलता है कि पानी कितना डालना चाहिए उस कलर में, एक्रेलिक कलर में, या फिर एक्रेलिक मीडियम जो होता है वो कितना डालना चाहिए। तो एक्रेलिक कलर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप फर्स्ट लेयर कर रहे हैं तो उस फर्स्ट लेयर में बहुत पानी की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि जितना कलर हम यहाँ लगाए हैं, हमको यहाँ ब्लू करना था, तो हमने क्या किया कि ब्लू कलर को पानी में ज्यादा हमने डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद से मैंने ब्लू कलर यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो आप कैनवास पे क्या करेंगे, एक्रेलिक कलर का एकदम हल्का लेयर कर लेंगे, यानी उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और उसको पूरा कैनवास को एक लेयर में वॉश कर देंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आपको डार्क ब्लू करने थे तो आपने हल्के ब्लू से पहले एक कलर लगा दिया, तो पानी की वजह से सारा लेयर आपका बराबर होगा, ठीक है। पानी की वजह से सारा लेयर आपका बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो हमने कुछ देर पहले यहाँ पे ब्रश चलाया था। जब ब्रश हम चला रहे थे तो ब्रश का दाग इसमें था, लेकिन कुछ देर के बाद से वो ब्रश का दाग वाटर के माध्यम से स्प्रेड हो गया और फैल गया, ब्रश का दाग खत्म हो गया। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट लेयर में जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी और कलर कम था, वो फर्स्ट लेयर में आपका ब्रश का दाग बिल्कुल नहीं दिखेगा, कलर जो होगा बिल्कुल बराबर स्प्रेड हो जाएगा। जब वो ड्राई हो जाएगा तब दूसरा वो फिर से लेयर करेंगे उसी ब्लू का, जो थोड़ा सा डार्क हो और उसमें भी हल्के पानी का मात्रा होना चाहिए। तो जब दूसरा लेयर कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें ब्रश का स्ट्रोक खत्म हो जाएगा और पानी के माध्यम से कलर स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आया? अब बारी आती है तीसरा लेयर जो फाइनल टच होगा।
तीसरे लेयर में अगर आपका गलती से कलर ज्यादा हो गया या गलती से कलर कम हो गया, वो आपके पैचेस नहीं दिखेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लू था। अब बात समझ में आया? यस सर। हाँ, जैसे एक हम पेंटिंग दिखा रहे हैं। राजेश वो पेंटिंग लाओ तो, ये वाला बर्ड्स का जो बना रहे थे एब्स्ट्रैक्ट, या संघर्ष वाला। कुछ हम एक्रेलिक कलर के आपको पेंटिंग दिखाते हैं, तब तक ये ड्राई हो रहा है और तब तक दूसरा टेक्निक बता देते हैं। पोस्टर कलर की दूसरा टेक्निक ये है कि हम पहले ब्लू से वाश कर दिए। ये देखिए सर, ब्रश का दाग दिख रहा है ना? जी तो सर। खोलिए, कुछ देर के बाद से ब्रश का दाग खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। देखिए मैंने कुछ ड्राइंग बनाए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ कि पैर पैर हाँ, पैर पैर है, फुटप्रिंट। हाँ फुटप्रिंट है। इसको मैंने स्टेंसिल से ये कर दिया है। अब फुटप्रिंट के जस्ट नीचे कलर का कुछ पैचेस है, इसमें कुछ लेटर हैं जो कुछ लेटर इस पे लगाए गए हैं, चिपकाए गए हैं। ये इसको उखाड़ दिया जाएगा, कुछ लिखा हुआ है इस पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फुटप्रिंट है, ये फुटप्रिंट तब किया गया है जब इसका बैकग्राउंड हो गया है। लेकिन बैकग्राउंड करने के बाद से जब इस कलर को हम यूज किए तो इसका जस्ट इसके पीछे का जो कलर है इस पे दिख रहा था। तो हमने क्या किया है, सबसे पहला जो लेयर होगा वो हल्के पानी के माध्यम से रेड कलर का लगाया, चाहे ये ब्लू कलर का लगाया। उसके बाद से दोबारा मैंने कलर किया जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो, और फिर मैंने इस पे किया। तो क्या हुआ, पीछे के कलर के वजह से आगे का कलर अब थोड़ा सा ज्यादा ओपेक हो गया। ओपेक मतलब अपारदर्शी। और सबसे लास्ट में क्या किया, मैंने डायरेक्ट ब्रश से डायरेक्ट कलर का यूज किया, तो अब बैकग्राउंड इसका नहीं दिख रहा है। समझ में आया? यहाँ पे व्हाइट दिखाया गया है, व्हाइट में बैकग्राउंड को भी दिखाया गया है, क्योंकि व्हाइट में हमको दिखाना था बैकग्राउंड भी थोड़ा सा। तो हमने डायरेक्ट ब्रश लिया और इससे व्हाइट जहां हमको नहीं दिखाना वहां पे ज्यादा कलर यूज किया है, जहां पे हमको दिखाना है तो ब्रश को मैंने सिर्फ रगड़ के छोड़ दिया। और कुछ कुछ स्ट्रोक भी हमने थोड़े से दिखाए हैं जो ब्रश का, जो देखने में काफी इफेक्टिव लगे। तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब जिसमें पेंटिंग जो हो वो कम शब्दों में ज्यादा कुछ बताए और जिसमें ब्रश का स्ट्रोक लगे, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, जिसमें इसको हम इम्पेस्टो भी बोलते हैं। ठीक है, इम्पेस्टो होता है जिसमें कलर का पैच लगाते हैं, कलर ज्यादा मात्रा में हम गाढ़ा कलर यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा एक दिख रहा है वो ब्रश से स्ट्रोक किया है या फिर कोई कैसे बनाया है वो जो हाँ, अभी? एक मिनट, ये वाला। हाँ, ये सारे ब्रश के ही हैं। ब्रश कैसे हैं, जैसे ये दिख रहा है, ब्रश यहाँ लिया गया और ऐसे खींच दिया गया, ब्रश यहाँ लिया गया और ऐसे
खींच दिया गया, एक एक स्ट्रोक दिया गया है। अब सर। देखिए इस स्ट्रोक को देने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ब्रश को थोड़ा सा टच करे और ऐसे खींचे ना तो वो कलर इस पे आ जाए। हाँ बोलो अंकिता। सर हम लोग को एक्रेलिक कब सिखाएंगे? हाँ एक्रेलिक कलर के लिए फिर दूसरा बैच किया जाएगा। ये सर एक्रेलिक जल्दी तुम खुद सिखा भी कर दीजिए। सकते हो लोग। पहले तो पोस्टर कलर बना के दिखाओ ना, कुछ अच्छा अच्छा पेंटिंग बना के दिखाओ। लोग सब कोई वेट करता है कि हम कुछ देंगे तभी बनेगा। हम चाहते हैं कि आपके पास वैसा दिमाग आ जाए कि आपको तैरना सिर्फ हम सिखा रहे हैं, लेकिन आप पर डे आप तैर सकते, खुद से अलग अलग इन्वेंशन कर सकते हैं। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सॉफ्टवेयर का टूल्स के बारे में जानकारी दिया जाता है और एक दो प्रोजेक्ट बना के दिखाए जाते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि वो सॉफ्टवेयर बस एक दो ही प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, आप उसमें इन्वेंशन कर सकते हैं। देखिए जब तक आप लोग खुद आगे नहीं करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तब तक आप भविष्य में अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड हो। यहाँ भी जो भी क्लास करते हैं हम चाहते हैं वो खुद एक आर्टिस्ट बन जाए, अच्छे आर्टिस्ट बन जाए और यहाँ से अच्छे नाम करें। मेरे अंदर सर नहीं रहता है कि एक्रेलिक हम के लिए भी बैच आप जल्दी शुरू करिए। पहले ये लोग आप लोग ये पहले पेंटिंग वगैरह सब शुरू हो जाए और मतलब आप लोग बनाना शुरू करेंगे। अब इसी टाइम में एक और बैच शुरू करेंगे, नया बैच। तो आप लोग के लिए बीच बीच में वीडियो बना बना कर भेजेंगे पेंटिंग का, ठीक है? स्केचिंग पेंटिंग सारा आप लोग का चलता रहेगा। देखिए ये एक और मैंने ड्राइंग किया है, इसको आज फाइनल हमको करना है। इस ड्राइंग में देखेंगे कि ये ग्रे कलर में कोई पैचेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हल्का पैचेस आ रहा है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इधर भी लिखा ऑरेंज कलर में हल्के पैचेस हैं, इसके बाद फाइनल हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर फाइनल कर दिया, ठीक है? यहाँ इस साइड तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर फाइनल किया है, यहाँ पे भी मैंने सेकेंड लेयर फाइनल किया है। अब जो भी पैचेस हैं इसमें अगर थोड़ा सा पानी मिलाकर कलर को अगर करेंगे तो ये पैचेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और जहां पे मेरा पैचेस आने वाला होगा थर्ड लेयर में, वो बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिखेगा। तब समझ में आया? कम से कम आपको 3 लेयर करने होंगे। पहला लेयर काफी पतला होगा, दूसरा लेयर थोड़ा सा मोटा होगा और तीसरा लेयर फाइनली मोटा होगा। उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। डायरेक्ट मोटा कलर तब यूज करेंगे जब हमको इम्पेस्टो करना होगा। इम्पेस्टो मतलब होता है कलर को चिपकाना, कलर को पेस्ट करना। ऑयल में या एक्रेलिक में जब हम पेंटिंग करने जाते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है इम्पेस्टो और एक होता है ग्लॉज फिनिश। इम्पेस्टो हो गया जो कलर चिपकाते हैं, और ग्लॉज फिनिश जिसमें काफी सॉफ्ट मिक्सिंग करते हैं। तो जो भी आप रियलिस्टिक ड्राइंग देखते हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग देखते हैं, उसको बोलते हैं ग्लॉज फिनिश। और जो भी ड्राइंग जो कलर इसमें चिपकाया गया रहता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में किया रहता है, उसको बोलते हैं इम्पेस्टो। तो सर इम्पेस्टो में कोई थीम नहीं होती क्या? थीम होती? नहीं, थीम होता है। अभी जो आपने देखो तो बाहर कोई है, वो ड्राइंग के लिए बोल देना ड्राइंग चल रहा है, कहीं दूसरे जगह हो रहा है और कुछ पैसा देगा, एडवांस ले लेना। हाँ बोलिए बोलिए स्नेहल जी। स्नेहल जी बोलिए। इम्पेस्टो में कोई थीम वगैरह होती है? मतलब अभी जो आपने दिखाया तो उसमें कोई थीम वगैरह है? देखिए पेंटिंग भी मतलब अगर बात करें तो बहुत बहुत तरीके के हो सकते हैं। बिना थीम का कोई ड्राइंग होगा नहीं, ठीक है? और कुछ ऐसे हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो थीमलेस होते हैं। तो आप देखे होंगे पेंटिंग में लिखा रहता है अनटाइटल,
तो वो थीमलेस रहते हैं, यानी कि आर्टिस्ट को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखने में वो पेंटिंग या बनाने में बहुत उसको अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन उसके अच्छे हैं, पैचेज स्ट्रोक अच्छे हैं, तो उससे उसको थीमलेस बोलते हैं या अनटाइटल बोलते हैं, और वैसे भी पेंटिंग बनाए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बिना थीम का आप ड्राइंग करते हैं तो आप अनसेप्ट ड्राइंग चले जाते हैं, या मतलब आपका कोई मतलब एम नहीं रहता है कि हमको कहाँ पहुंचना है, माने टारगेटलेस वो ड्राइंग होता है। तो थीम इनिशियल स्टेज में होने चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रश के जितने स्ट्रोक थे वो सारे गायब हो गए। यहाँ ये एरिया, हम इस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इस छोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया में आप देखेंगे कि ब्रश के स्ट्रोक सारे खत्म हो गए। तो समझ में आ गया ना कैसे मतलब ब्रश के स्ट्रोक खत्म करने हैं। अब हम लेते हैं इस ब्रश में व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर को हम इसमें ऐसे राउंड राउंड शेप बनाते हैं। अब सोचिए ये पतला अगर पेज रहता तो फट जाता है इतना पे। अब इसमें जैसे जैसे हम व्हाइट कलर कर रहे हैं, ये व्हाइट बैकग्राउंड कलर से मर्ज होकर हल्का ब्लू हो जा रहा है। हो रहा है ना? हाँ। अब फिर ये थोड़ा सा और व्हाइट लिए और ऐसे भी हम क्लाउड बना दिए। ऐसे करते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे तो इसमें रेड की मात्रा ले लेंगे। जब भी इवनिंग टाइम का क्लाउड बनाना हो तो उसमें ऑरेंज की मात्रा बिल्कुल ले लेंगे। हम यहाँ पे सर्कुलर ब्रश चला रहे हैं। चलिए ये अब थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम फिर इस पे आते हैं। ये वाटर कलर था। देखिए अगर आप लोग पोस्टर कलर अच्छा से बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको दूसरे किसी भी कलर का कोर्स करना की भी जरूरत नहीं है। हम एक वीडियो भी बना देंगे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे बनाते हैं, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक आपको पोस्टर कलर आ जाने चाहिए। पोस्टर कलर में क्या है, बस आपको कलर का जानकारी लेना है, उससे ड्राइंग बनाने हैं। और एक्रेलिक कलर क्या है, बस आपको सरफेस के बारे में जानना है, उसका मीडियम के बारे में जानना है, बस और कुछ नहीं होता है। अब सोचिए कि हम लोग अगर सारे कलर एक एक करके सीखे रहते तो कितना टाइम लग जाता। एक कलर बता दिया जाता है, उसके बाद से 10 कलर थमा दिया जाता है कि इससे भी आप लोग बनाइए। कैसे हम लोग सीखते हैं, तो उसी तरह आपको भी सीखना पड़ेगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पे ब्लू कलर लिया है और हम साइड में पहले ब्लू कलर थोड़ा सा हल्का कर ले रहे हैं। क्योंकि अब ये ड्राई हो चुका है तो हम क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड में इसका हम कलर लगा रहे हैं। क्योंकि वाटर कलर का पॉलिसी ये होता है कि ये पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। देखिए अब इसके एक साइड में हम वैसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे साइड से इसको मर्ज कर लेते हैं।
प्रिंटिंग जो था इसका। अच्छा, देखते हैं। अब देखिए लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है, थोड़ा सा यही ब्लू हम लेते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं क्लाउड का इफेक्ट देते हैं। बीच बीच में एकदम आपको व्हाइट दिखेगा क्योंकि वहां पे फर्स्ट टोन वहां पे दिया गया, हाईलाइट दिया गया है। अब हमको जस्ट निचले हिस्से में क्या करना है, हमको थोड़ा सा ग्रे बनाना है इसको। तो हम लेंगे ब्लैक और ब्लैक को इसमें मिला देंगे हम पहले वाले ब्लू में। अब थोड़ा सा लिए पानी और इसको डिसॉल्व कर लिए। नीचे का पूरा मर्ज कर देंगे, पता नहीं चलना चाहिए कहाँ से आया। और ऊपर वाले पार्ट को जो जो इसमें लाइनिंग टाइप का है उसको भी डिसॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेन तो क्लाउड मेरा यहाँ है और यहाँ पे हमको सिर्फ शेड दिखाने हैं। वाटर कलर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो इसमें ब्रश के पैचेस बन जाते हैं वही इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग को दिखाते हैं कि हाँ वाटर कलर है ये। अगर पैचेस नहीं बनते हैं, काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो वैसे तो पोस्टर कलर से भी हम बना सकते हैं, एक्रेलिक से भी बना सकते हैं, सारे कलर से बना सकते हैं, लेकिन पैचेस जो है वो वाटर कलर में इसका वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है। फिर से लेते हैं ये कलर, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, क्योंकि वो पानी के माध्यम से ये इधर उधर कलर चला जा रहा है। थोड़ा सा हल्का ड्राई होगा तो इसमें एक लेयर और करेंगे। इतना समझ में आया ना? जी सर। ये देखिए करने के बाद से ही आएगा धीरे धीरे। इसके अलावा किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा लोग, अभी उसको भी बताएंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर अभी तो नहीं है, पर जब बनाएंगे तो शायद पूछना पड़ेगा। यानी कि अभी तक कुछ किसी का नहीं बना था। देखिए जिसमें आप लोग बनाएंगे ना उससे सारे प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम को आप पूछिए। सर अभी तक तो हमने सच में कुछ नहीं बनाया है। एक बार बस ऑयल पेस्टल कलर बनाया था, उस पे आपने कुछ बोला नहीं। हाँ तो बोला नहीं इसलिए तुम त्याग पत्र दे दिए कि नहीं बनाएंगे। एग्जाम के वजह से नहीं बनाए थे, समझ रहे हैं? अब इधर फिर से एग्जाम आ गया है। ये एक हम बता देते हैं, ड्राइंग जो है मतलब इसको ऐसा नहीं करना है कि अगर इसको हम करते हैं तो कोई मेरा दूसरा काम जो होगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये ड्राइंग एक जैसे कि हम लोग अपने इसको लाइफ में शामिल कर लेना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे और मेरा जो आर्ट होगा उससे हम खूब पैसा कमा लेंगे या फिर अपना एक, वो अलग बात है, ठीक है? वो अपने आप कब प्रोफेशन में आ जाएगा, कब इससे हम इनकम करने लगेंगे, ये किसी भी आर्टिस्ट को पता नहीं चलेगा, लेकिन बशर्ते वो काम करना शुरू करे या काम करते रहे, ठीक है? तो ड्राइंग को एक लाइफ में अपना ये रख लेना है कि ये एक मेरा पार्ट है। अगर इसको हम करते हैं तो मेंटली हम खुश रहेंगे। जैसे एक शरीर के लिए हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट से वो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद से हमको सारे बॉडी के सेल में एनर्जी मिलता है, ठीक है? लेकिन हम लोग मेंटल डाइट क्या करते हैं? अपने दिमाग के लिए क्या खाते हैं जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ रहे? तो आपके पास यही जवाब आएगा कि बड़े लोगों की बात सुने, कुछ अच्छे इनोवेटिव काम करे, कुछ सामाजिक काम करे, कुछ वैसे काम करे जिससे आपका दिमाग काफी फ्रेश फील करे और आपको एकदम तरोताजा महसूस हो। तो वो उसका हिस्सा एक ड्राइंग भी है।
लेकिन ड्राइंग करते करते आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ड्राइंग हम किसी दूसरे के लिए करें। देखिए, जहां भी आप सुने होंगे एक्सपेक्टेशन इज क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ इंजरी, यानी कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं हो जाता तो बड़ा दुख लगता है। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए सब कोई क्या करते हैं ना, भगवान से एक्सपेक्टेशन रखता है, भगवान से मित्र बना लेते हैं। हाँ, तो भगवान से वो एक्सपेक्टेशन रखता है तो क्या करते हैं, भगवान अगर नहीं भी किए तो ये सोच के आदमी संतुष्ट हो जाता है कि चलिए हो सकता है कि मेरे लिए अच्छे सोचे होंगे इसलिए ये नहीं करने दिए। तो वहां पे आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बात नहीं मान रहा है या फिर आपके सोचे हुए बातों पे खरा नहीं जब उतर रहा है तो आपको बड़ा दुख लगता है। इसलिए दुख लगता है क्योंकि आप दूसरे के भरोसे हैं। तो आर्ट किसी दूसरे के लिए नहीं, हाँ, आर्ट किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, अपने संतुष्टि के लिए करना है। और अगर एडिशनल कोई आपका काम कर दे रहा है या आप उसके लिए काम कर रहे हैं वो अलग बात है, तब देखिएगा आप लाइफ में कभी दुखी नहीं होइएगा। अब लाइफ जो है वो बहुत छोटा है ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग 100 साल जी लेंगे, 80 साल जी लेंगे। आपका आधा लाइफ तो एजुकेशन लेने में ही खत्म हो गया। आधा लाइफ अगर आप बड़े हैं तो बच्चों में खत्म हो जाएगा, उनका एजुकेशन, उनके सपने पूरे करने में खत्म हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब खत्म हो गए। आप जिंदगी जिए कहाँ, नहीं जिए। आप ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद से आराम से घूमने निकलेंगे, उसके आराम से ये करेंगे। आराम कभी नहीं आता है। सेम वैसा ही है कि जैसे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए सोचे कि हम आराम से यहाँ, जैसे हम सिवान में हैं तो सिवान से हम ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए, आराम से सीट मिल जाएगी, आराम से हम चले जाएंगे। जब आप स्टेशन गए, ट्रेन को देखे तो पता चला कि वो सीट पूरा खचाखच भरा हुआ है। जहां पे मेरा रिजर्वेशन था वहां पे भी लोग बैठे हुए हैं और वैसे लोग बैठे हैं जहां से हम उसको उठा नहीं सकते हैं। तो आपको बड़ा दुख लगेगा। उस दिन आप सोचेंगे कि हम इस ट्रिप को कैंसिल कर दें। लेकिन आप यदि ये सोचिए कि हम स्टेशन जाएंगे, भले भीड़ हो लेकिन हमको जाना ही किसी तरह है और हमको बस दिल्ली पहुंच जाना है, भले भीड़ हो, कुछ भी हो, हमको जाना है। तो आप गए, वहां भीड़ भी देखे तो आपको संतुष्टि हुआ कि चलो भीड़ था, हमने पहले अपने आप को मना लिया था कि इसी सिचुएशन में हमको जाना है। अगर भीड़ नहीं हुआ तो आप तो बड़ा खुश हो जाएंगे, हम तो सोचे थे भीड़ था लेकिन बहुत अच्छा हुआ, आराम समझाएंगे। तो ये होता है सोच का पावर। जैसे आप सोचिएगा वैसे ही मतलब दुख और सुख मिलेगा। तो आर्ट को अपने लाइफ में ये कर लेना है कि एक जीवन का आपका पार्ट है। आप देखिएगा एकदम खुश रहिएगा हमेशा ये सब करके। आप अगर सिंगिंग करते हैं तो उससे भी आप खुश रहिएगा। हम लोग तो अब दिन में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो शाम को दोस्त लोग सब आते हैं, कुछ मीडिया वाले लोग आते हैं, हम लोग बैठ के खूब गाना गाते हैं लोग। अब जिसको नहीं आता है वो भी गाता है पूरा फटा हुआ आवाज के साथ, लेकिन एंजॉय हम लोग करते हैं। जिसको नहीं आता है हम लोग सिखाते हैं। जो उसका कोई इच्छा होता है कि हम गाना गाएं तो हम उसके इच्छे के अनुसार गाते हैं। तो कुछ देर के लिए सही लेकिन माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो आर्ट में इतना पावर होता है। अब सोचिए कोई मंदिर में गया है और वो आरती एकदम ऐसा गा रहा है कि जो एकदम कर्कश ध्वनि है, तो आपको भी लगता है कि अरे नहीं सुने। लेकिन आरती एकदम मधुर ध्वनि में गाया जाए तो मन करता है कि नहीं पूरा हम सुन लेंगे तब हमको फायदा मिल जाएगा आरती का। ये मेंटेलिटी चलता है। तो आर्ट के पावर को समझिए और आप लोग मतलब भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको भगवान थोड़ा सा भी आर्टिस्ट के तौर पे आपको बनाए। चलिए यहाँ पे हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल किए यानी कि हाईलाइट को दिखाएं। अब डायरेक्ट हम व्हाइट कलर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हल्के हल्के हाईलाइट दे रहे हैं। सर ये व्हाइट कलर ले रहे हैं या वाटर है? डायरेक्ट व्हाइट कलर, लेकिन इसमें वाटर है तभी तो ये चल रहा है। थोड़ा सा वाटर है जिससे ये आसानी से चल जाए। अच्छा, और हर जगह व्हाइट नहीं दे देना है। जैसे हम ये व्हाइट दे दिए, अब आपको दिखेगा
कि इस साइड तो चलिए हाईलाइट है और सडनली व्हाइट खत्म हो जा रहा है, तो इसको खत्म करना है सडनली वाले को। हमको क्या करने हैं, एक पार्ट को थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेने हैं। इससे क्या होगा, एज नहीं बनेगा, इससे किनारा नहीं बनेगा। अब समझ में आया? जी सर। देखिए इसका बनाने का आसान तरीका है, अपने छत पे जाइए, जब मौसम अच्छा रहेगा तो फोटो क्लिक कीजिए स्काई का और उसको पोस्टर कलर से बनाने का कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद भी कलर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, कलर बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। जहां तक हमको आता है, जहां तक हम बताना चाहते हैं, वहां हम कोशिश करते हैं बताने के लिए, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो जो हम नहीं बताए हैं उसको आप अनुभव से सीख लेंगे। अब हम तो सिर्फ आपको सर्कल ही सिखाए हैं। अब सर सर्कल वीडियो से बार बार बीच में क्यों रुक जा रही है? नहीं, वीडियो तो आ रही है। कभी हो सकता है नेटवर्क इशू हो, इधर भी नेटवर्क कभी कभी कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं हो आ रही है। नहीं तो आपके में प्रॉब्लम होगा, मुझे तो आ रहा है। हो अच्छा। सकता है। तो हम बता रहे थे कि खुद के करने से क्या होगा ना, कि जो चीज हम नहीं भी बता पाते हैं वो आपके अनुभव से आ जाएगा। हो सकता है कि आपका अनुभव कुछ और हो, आपने कुछ अलग इन्वेंशन कर लिया। आर्ट में हर आर्टिस्ट एक अलग इन्वेंशन करता है, याद रखिएगा। मेरा टेक्निक अलग है, कॉलेजेस में जैसे पढ़ाए जाते हैं उसका हम जो निचोड़ होता है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। कॉलेज में तो मान के चलिए ये कलर बताएंगे, फिर इसका शेड बताएंगे, फिर एक और शेड बताएंगे, 2-3 महीना ऐसे में निकाल देंगे। लेकिन हाँ, वो डीपली आपको नॉलेज हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको क्या कर दिए, फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, बस ये बता दिए, आप सारे पे अप्लाई कर सकते हैं। कलरिंग में भी हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट टोन इस्तेमाल किया, फिर सेकेंड टोन इस्तेमाल किया और फिर थर्ड टोन इस्तेमाल किया। हाँ, ये आप लोग क्लाउड समझ में आया ना? हाँ जी तो सर। आगे आप बन जाए तो बन जाएगा, बन जाएगा। सर मार्केट से जब कैनवास खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ मतलब डिफरेंस होता है क्या? ग्रेन से कुछ इफेक्ट पड़ जाता है पेंटिंग पर? हाँ, एक तो कौन सा फाइन ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन होता है। उस फाइन ग्रेन का मतलब होता है जो उसके जो बुनाई होता है वो बहुत पतला होता है, महीन होता है, ठीक है। और एक होता है मतलब मीडियम ग्रेन। मीडियम ग्रेन में क्या होता है कि बुनाई जो होता है वो हल्का उभरा हुआ दिखता है। और एक होता है थर्ड ग्रेन। थर्ड ग्रेन में बुनाई जो होता है वो काफी ज्यादा दिखता है। समझ में आया? जैसे कि मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू पेपर में दिख रहा है ये सारे लाइनिंग, तो ये मान के चलिए थर्ड ग्रेन है, ठीक है। अब इससे लाइनिंग एकदम कम हो जाए, थोड़े से कम हो जाए, तो ये मीडियम ग्रेन हो जाएगा। और उसके बाद से लाइनिंग एकदम समझिए कि एकदम महीन हो जाए और जो कैनवास का कपड़ा होगा एकदम पतला हो जाए, उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन। तो फाइन ग्रेन आर्टिस्ट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी आर्टिस्ट को टेक्सचर से मतलब होता है, उसका उभार से मतलब होता है, कैनवास लगना चाहिए, कैनवास है। फाइन ग्रेन में क्या होता है, पेंटिंग करने के बाद से लगता है एकदम चिकना सरफेस हो जाता है। तो हम लोग तो फाइन ग्रेन मंगाते ही नहीं, और फाइन ग्रेन थोड़ा महंगा ही पड़ता है। तो परफेक्ट कौन सा होता है सर? मीडियम ग्रेन परफेक्ट होता है। जैसे जैसे पेंटिंग बनेगा वैसे पता चलेगा कि हम किस ग्रेन पे काम कर सकते हैं। जैसे पैचेस वर्क ज्यादा दिखाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ज्यादा करने हैं, तो आपको थर्ड ग्रेन लेने बहुत अच्छे हो जाते हैं। स्पैचुला से आपको काम करने होते हैं। स्पैचुला यानी कि जो ऐसे पैलेट नाइफ होता है, पैलेट नाइफ कहाँ क्या, पेंटिंग। हाँ स्पैचुला आप तो दिख नहीं रहा है मेरे पास, कहीं था। चलिए पैलेट नाइफ मतलब हो गया कि एक नाइफ शेप का रहता है इतना बड़ा,
उसमें कलर लेते हैं और कलर को पेस्ट करते हैं। तो पेस्टिंग तब आपका अच्छा होगा जब जो ग्रेन होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तब तो वो कलर होल्ड करेगा और उसमें कलर फंसेगा। इसलिए फाइन थर्ड ग्रेन का इस्तेमाल वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ज्यादा होता है। और वैसे करने के लिए तो कोई भी किसी भी कैनवास पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लाउड समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? नहीं। बन हाँ जाए उसके बाद बताएंगे सब। हाँ, बनाना है ईमानदारी से, तभी तो पता चलेगा क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे ये क्लाउड हम ऐसे ऐसे किए थे, इस पे भी हम ऐसे लाइनिंग दे सकते हैं। ऐसे भी क्लाउड होते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए, एक और क्लाउड होते हैं। हमने क्या किया, इस ब्रश में व्हाइट कलर पूरा ड्राई लिया है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। जो कलर में जितना पानी होता है बस उतना मैंने पानी लिया, सिर्फ व्हाइट लिया। और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। थोड़ा वीडियो हल्का हल्का रुक रहा होगा, हाँ यही रुक रुक रहा जाएगा। है। ओ, एक्चुअली कॉल आ रहा था इसीलिए वैसे रुक रहा था। चलिए, यहाँ पे आप देखिए हम कुछ पैचेस दे रहे हैं, ठीक है। वैसे क्लाउड जो जैसे कि हवा के वजह से या फिर किसी की वजह से वो फट जाते हैं, ठीक है। या फिर थोड़े थोड़े कहीं कहीं क्लाउड रहते हैं। तो उस क्लाउड को ऐसे दिखाएंगे, पूरा ड्राई ब्रश ले लेंगे और ऐसे ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज? ड्राई ब्रश लिए और ऐसे ऐसे कलर ब्रश को कर दिए, ये क्लाउड अपने आप बन जाएगा। कलर में क्लाउड बनाना बहुत आसान है, शेडिंग में वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी क्लाउड बनेगा। यहाँ पे फिर आते हैं हम थोड़ा सा, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। अब इसी में जी एक और सर। टेक्निक हम बता देते हैं। साइड साइड जो हम कलर लगाए हैं ये हाईलाइट देने के लिए लगाए हैं। मेरे पास फिर एक ड्राई ब्रश है और कलर हम लिए, पहले हम साइड में लगा लिए। जो कलर मेरे पास बचा दूसरे एरिया में बता रहे हैं। देखो तो एक और कोई चार्ट पेपर है
चलिए इस साइड हम बताते हैं। हाँ चल जाएगा। चलो ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं ना, ब्रश को ऐसे समझिए कि साफ कर रहे हैं। वीडियो रुक जा रहा है। नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। ये दिख रहा है ड्राई ब्रश से कैसे हम कर रहे हैं। जी सर। इसमें कुछ ज्यादा ही पानी हो गया। इस तरह भी आप क्लाउड बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस तरह इंटरेस्टिंग चीज, इस तरह और क्या क्या आप बना सकते हैं। इस तरह आप ट्री भी बना सकते हैं। जो ट्री पर्सपेक्टिव वगैरह में दिखाना होगा आपको, यानी कि बहुत दूर, उसको इस शेप में आप बना सकते हैं। कुछ ज्यादा कलर हो जा रहा है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे कम कर दे रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपने आप ये सारा चीज बनना शुरू हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर या वाटर कलर में जैसे पर्सपेक्टिव वगैरह दिखाना होता है, इसी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड दिखाने होते हैं, इसी टेक्निक से इस्तेमाल हम करते हैं। आप लोग सबको ही कोशिश करेगा ट्राई करने के लिए, क्लाउड वगैरह बनाने के लिए, जो अभी ये टेक्निक बताए हैं, और वर्क हमसे मांगने के लिए ये टेक्निक बताए हैं, इस टेक्निक से, ठीक है। कलर इसका हाँ, थोड़ा ठीक। सा ये हो गया, ब्लेंड हो गया है, क्योंकि मैंने बैक कर दिया था ना इसको, इतना हाईलाइट होना चाहिए था। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, और आप लोग वर्क भी मांगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग से वर्क मांग लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वर्क ही आप लोग को बना के दिखाने हैं, जो प्रॉब्लम है पूछने हैं। क्या करें? हाँ और कोई भी समस्या होगा तो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं।